हाय क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज की क्लास है साहब कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं आते। आपको याद होगा साहब कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स हो एक्सेप्शंस के अलावा, तो उनको हम कैपिटल गेन्स के अंदर में क्लासिफाई करते हैं। आइए साहब समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते। व्हाट ट्रांजैक्शंस आर नॉट ट्रांसफर्स, सेक्शन 47। आइए साहब आपके सामने, तो इसको मैंने एक टैबुलर फॉर्म में डाला है साहब आपके इजी रीडिंग के लिए। पहला वाला ऑप्शन है साहब पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, हमने ये डिस्कस किया था। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ जो है सेक्शन 47(1), अगर एक एचयूएफ है जो कि जिसका बंटवारा हो रहा हो, आइडर पार्शियल बंटवारा हो रहा हो, सपोजिंगली ये मेरा इतनी प्रॉपर्टी एक भाई लेके जा रहा है, 1/4 आपकी प्रॉपर्टी किसी को दे दी आपने, या हाफ प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, वो उस केस के अंदर में वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। गिफ्ट और विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। इररिवोकेबल ट्रस्ट मतलब आप उसको ट्रस्ट को आप भंग नहीं कर सकते, या आप उसको जो ट्रस्ट आपने किया है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। तो इसके अंदर में साहब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। एक्सक्लूजन क्या है साहब? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत, जो कि इन अकॉर्डेंस टू गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसके तहत एम्प्लॉयर आपको ईसॉप देता है, शेयर्स देता है, तो वो इसके अंदर में कवर्ड नहीं होंगे क्योंकि वो ट्रस्ट के थ्रू से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या कि उसके 100% जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी के पास हैं। सपोजिंगली एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के 100% शेयर्स अपने पास रख लिए, यानी उसका मालिक है, तो उस केस में बी कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। तो इस केस में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, जो भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होगा, ये समझ लिए साहब आप उस दुकान के मालिक हैं, आपने कुछ भी अगर डाला तो वो आपका कैपिटल हो जाता है। तो घर के अंदर में कैपिटल डालने को हम लोग ट्रांसफर थोड़ा ना बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल्डली ओन्ड सब्सिडरी इज नॉट टेकन एज ट्रांसफर। बट अगर ये स्टॉक इन ट्रेड होगा तो भाई साहब ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा, वो दूसरे दूसरे हिसाब में माना जाता है। अब कंडीशंस क्या है इसमें साहब? द पेरेंट कंपनी ऑन, मतलब जो पेरेंट कंपनी ओन्स और थ्रू इट, or parent company on its own or through its nominee, pardon me, the parent company on its own or through its nominee company should hold all the shares of the subsidiary company. तो subsidiary company के जो 100% shares है, either A limited और nominee of A limited ये इसके shares hold कर रहा हो। और subsidiary क्या होगी? subsidiary is an Indian company जो कि registered in India होनी चाहिए। सिमिलरली सेक्शन 47(5) कहता है अगर सब्सिडरी अपने 100% होल्डिंग को, अपने ये एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल एसेट्स बाय सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी, तो भी वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्यों? द पेरेंट कंपनी, इसके कंडीशंस क्या है? द पेरेंट कंपनी जो है वो 100% शेयर्स रखने चाहिए, और होल्डिंग कंपनी इस केस में इंडियन कंपनी होनी चाहिए। याद रखिएगा साहब, होल्डिंग H2S में, H2S में होल्डिंग टू सब्सिडरी में सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी होती है, और सब्सिडरी टू होल्डिंग S2H में आपकी होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होती है। ठीक है साहब। कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी टू अमेलगमेटेड कंपनी। अब ये क्या होता है साहब? कंपनी ए है और कंपनी बी है,
ये दोनों अमालगमेट हो रहे हैं, तो ये एक होगी अमालगमेटिंग कंपनी और एक होगी अमालगमेटेड कंपनी, तो बी इज गेटिंग अमालगमेटेड इनटू ए कंपनी, ठीक है। तो उस केस में अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम अमालगमेटिंग कंपनी बी कंपनी टू ए कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी इज नॉट ट्रांसफर, क्योंकि भाई साहब ये सारा का सारा अमालगमेशन के स्कीम के थ्रू से हो रहा है, तो इसके ऊपर में कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। और यहां पे जो अमालगमेटेड कंपनी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड इन इंडिया होनी चाहिए। आगे चलते हैं साहब। तो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय डिमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टेंट कंपनी, अब इसका क्या मतलब होता है साहब, ए बी लिमिटेड है हमारी, ए बी लिमिटेड है हमारी, इट इज गेटिंग डिमर्ज टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, तो ये मेरी डिमर्जिंग कंपनी हो गई और ये मेरी रिजल्टेंट कंपनी हो गई, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। तो उस केस में ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स, sorry, under the scheme of demerger, a transfer of capital assets from demerged company to resultant company is not taken as transfer. बट यहां पे ये दोनों ही जो कंपनी बननी चाहिए साहब वो होनी चाहिए इंडियन कंपनी, तो रिजल्टिंग कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डिमर्जर अंडर सेक्शन 47(6)(d के तहत ये फॉल करता है। तो अगर डिमर्जर के अंदर में इसके सपोजली 100 शेयर थे, इसके अंदर में आपको 60 शेयर मिले ए कंपनी में और 40 शेयर आपको बी कंपनी में मिले, तो ये जो ट्रांसफर हुआ ये कैपिटल गेन्स के अंदर में नहीं फॉल करेगा। सो लेट्स रीड इट। ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डिमर्जर, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड यहां पे in a scheme of demerger to the shareholders of the demerged company is not considered as transfer. अब क्या कंडीशन है, ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डिमर्जर ऑफ द अंडरटेकिंग, ये जो शेयर्स मिलने चाहिए ये आपको सिर्फ डिमर्जर के तहत ही मिलने चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं 47(7) के अंदर में, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन। जैसे हमने बोला ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इज गेटिंग अमालगमेटेड इनटू ए लिमिटेड, तो जो शेयर होल्डर होंगे बी लिमिटेड के उनको ए लिमिटेड का जब शेयर्स मिलेगा वो यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन, यहां कहता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन रिलेटिंग टू शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द अमालगमेटिंग कंपनी, यानी इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको इसके शेयर्स मिलने चाहिए। बट इसके अंदर में मैंने एक्सेप्शन क्या बताया था कि अगर ए लिमिटेड कंपनी जो है बी लिमिटेड कंपनी के अंदर में शेयर्स होल्ड कर रहा है तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वही सारा का सारा लेके जा रहा है बी लिमिटेड को। इसलिए इट इज द शेयर होल्डर्स अपार्ट फ्रॉम ए लिमिटेड जो होगा उनको जो शेयर्स मिले वो ट्रांसफर नहीं कंसिडर किए जाएंगे। ट्रांसफर इज मेड, कंडीशन में है ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट टू द शेयर होल्डर ऑफ एनी शेयर्स इन द अमालगमेटेड कंपनी एक्सेप्ट वेयर द शेयर होल्डर इटसेल्फ इज अ अमालगमेटेड कंपनी, जो मैंने आपको अभी बताया। और जो अमालगमेटेड कंपनी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी। तो सब याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट कंपनी, जो रिजल्टिंग कंपनी होनी चाहिए, भले अमालगमेशन में हो भले डिमर्जर में हो, जो रिजल्टेंट कंपनी होगी, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ डिमर्जर बट जो अमालगमेशन में भी जो रिजल्टेंट कंपनी होगी और जो डिमर्जर में भी जो रिजल्टेंट कंपनी होगी वो इंडियन होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया बाय ए नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। तो साहब अगर ए है और बी है, दोनों नॉन रेसिडेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है हमारे पास इंडिया की, नॉन रेसिडेंट और जो दोनों नॉन रेसिडेंट है वो लंदन बैठे हुए हैं और लंदन में यह ट्रांसफर हुआ, तो ये ट्रांसफर कैपिटल गेन्स के तहत नहीं आएगा। तो ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया थ्रू एन इंटरमीडियरी डीलिंग इन द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी, यानी जो इंटरमीडियरी है अगर उसके थ्रू से यह सेटलमेंट होती है तो ये ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी।
ठीक है साहब, आगे चलते हैं। रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय इंडिविजुअल। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जो रिडेम्पशन होती है उस केस में उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रिडेम्पशन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने जो गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए हैं हमारे को, जो इन्वेस्टर है उसको, अगर जब वो रिडीम हो जाते हैं, ये स्कीम थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2015 के तहत, वो ट्रांसफर नहीं कहलाती है। कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट भी के अंदर में ट्रांसफर हो गया गोल्ड का, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को गोल्ड में ट्रांसफर हो गया, उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इश्यूड बाय अ वॉल्ट मैनेजर और कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इनटू गोल्ड, अगर ये होता है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं साहब। ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट टू गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, मतलब कि ये जो एसेट्स हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक, ये जो ऑप्शंस हैं, उस केस में अगर आप इसे गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या अदर देन दैट एटसेट्रा के अंदर में ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स टू गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को जो नोटिफाई कर रखा हुआ है, या पब्लिक म्यूजियम जिसको नोटिफाई कर रखा हुआ है, टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और टू बी रिनोन थ्रू आउट एनी स्टेट, ये जो नोटिफाई कर रखते हैं, उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी चीजें होती है साहब? वर्क ऑफ आर्ट, मैंने आपको ये पहले ही बताया था वर्क ऑफ आर्ट क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट। तो आपने कोई किताब थी, आपके पास थी, बहुत पुरानी किताब है, ये रेयर है, आपने जाकर के नेशनल लाइब्रेरी को दे दी। मैन्यूस्क्रिप्ट है, मनुस्मृति है, आपके पास ओरिजिनल मनुस्मृति पड़ी हुई थी, आपने जाके दे दी। चाणक्य नीति थी, आपने जाकर वहां पे दे दी। आपके पास एक ड्राइंग थी जो बहुत पुरानी थी, सदियों पुरानी ड्राइंग थी, राजा महाराजाओं की ड्राइंग थी, वो आपने दे दी। कोई पेंटिंग थी, वो आपने दे दी। कोई फोटोग्राफ था, सपोजिंगली साईं बाबा का एक फोटोग्राफ था, आपने जाकर के वहां पे नेशनल आर्काइव्स में दे दिया। कोई ऐसा प्रिंट था, न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो अब अवेलेबल नहीं है, वो आपने दे दिया। तो इन सब केसेस के अंदर में आपका ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स। अब ये कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो शेयर्स या डिबेंचर्स में ट्रांसफर हो जाए तो उसमें भी वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर स्टॉक्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी फॉर्म, डीमैट में हो चाहे फिजिकल में हो, ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी, ये कन्वर्जन के ऊपर में आपको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर 12% कन्वर्जन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में हो गए, तो उस केस में भी हम उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर को हमने इक्विटी शेयर में बदली कर दिया, वो भी हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं साहब। हम इसके ऊपर में थोड़ा सा गौर फरमाइएगा क्योंकि ये नया सेक्शन है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज को थोड़ा सा समझते हैं साहब, क्या होता है। मैं अपना घर गिरवी रख रहा हूं, मैंने पैसे उठाए हैं, भले किस्तों में उठाऊं, भले कैसे भी उठाऊं, मेरे अंत में मेरा घर बैंक का हो जाएगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवर्स लोन, रिवर्स मॉर्टगेज लोन, ये रहा आपके सामने टेबल। Where the loan is disbursed directly but to reverse mortgager 20 years from the date of signing the agreement, maximum 20 years के लिए आपको मिल सकता है। Where the loan is disbursed in part of full of annuity sourcing institution, मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में, by way of annuity, the residual life of the borrower।
अब क्या होता है साहब, गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी है कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर में रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर में जो हमारी LIC वगैरह है वो भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये वाली जो आइटम है वो इनके लिए एप्लीकेबल है। साहब ये समझिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं 47, ये 4716, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि नया सेक्शन है, नया इंट्रोड्यूस्ड है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम 2008, तो आज की डेट में व्हाट आई फील इज एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। तो हमारे को ये बात समझ में आ गई कि रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है। मैं फिर से समझा देता हूं। मेरा घर था, मैं 60 के ऊपर हो चुका हूं, मेरी बीवी 59 है। तो हमने क्या किया, हमने बैंक को बोला ये घर आप रखो, इसका 60% हमारे को दे दो, आप हर महीने हमारे को किस्त देते रहना, हमारे जाने के बाद ये घर आपका हुआ। बैंक बोलेगा ठीक है। इन केस अगर हम में से एक चला जाता है पहले, तो जब तक दूसरा रहेगा तब तक उसको मिलती रहेगी। जब दोनों चले जाएंगे तो बैंक इस प्रॉपर्टी को बेचेगा, बेच करके जो मुनाफा मिलेगा वो उसके लीगल एड्स को दे देगा, अपना लोन रिकवर कर लेगा। इन केस अगर सपोजिंगली 20 ईयर्स से पहले अगर डेथ हो जाती है, तो जो बैलेंस अमाउंट है, जो बैंक उसको बेच करके जो प्रॉफिट आएगा वो लीगल एड्स को दे दिया जाएगा प्लस द बैलेंस अमाउंट। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। तो साहब आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर योर नोट्स एंड योर क्वेरीज। ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, ये रहा मेरा फोन नंबर। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।